जय हिंद। नमस्कार प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आज के इस वीडियो में हम सभी प्यारे साथी मोहम्मद बिन कासिम का भारत पर आक्रमण पढ़ने वाले हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको अरब आक्रमण के बारे में बताया था। आज उसी का पार्ट 2 वीडियो है जिसमें हम जानेंगे कि मोहम्मद बिन कासिम ने किस तरह भारत पर आक्रमण किया, कितने चरणों में उसने सिंध पर आक्रमण किया प्यारे साथी, और भारत में प्रवेश भी किया। और प्यारे साथी, ये है हमारा मध्यकालीन भारत का इतिहास का एपिसोड नंबर 2। चलिए शुरुआत करते हैं इस बेहतरीन सी वीडियो की। प्यारे दोस्त, अगर हम बात करें मोहम्मद बिन कासिम की, तो जैसा कि मैंने आपको कल बताया था, अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखी है तो उसमें मैंने आपको बताया था कि पहला अरब आक्रमण उबैदुल्ला द्वारा किया गया था 711 ईस्वी में, और दूसरा आक्रमण उसी वर्ष बुदेल द्वारा भी किया गया था 711 ईस्वी में प्यारे साथी। और ये दोनों आक्रमण असफल रहे थे, क्योंकि इस आक्रमण में क्या हुआ था कि सिंध के राजा दाहिर ने इन दोनों को पराजित कर दिया था। और इससे प्यारे साथी जो अल हज्जाज थे, उन्हें दाहिर की शक्ति का पता चला था कि ये कोई सामान्य राजा नहीं है, अत्यंत ही ताकतवर राजा है। तो उसने क्या किया कि उसने अपने सबसे प्रमुख सेनापति मोहम्मद बिन कासिम प्यारे साथी आपके अल हज्जाज, आप पिछला वीडियो देखेंगे, मैंने आपको बताया था कि अल हज्जाज उत्तरी पश्चिमी प्रांत के गवर्नर थे, या आप कह सकते हैं अध्यक्ष थे प्यारे साथी। इस्लाम धर्म से उनका संबंध था और उन्हीं का सेनापति था मोहम्मद बिन कासिम। बहुत ही योग्य था उनके लिए, और उन्होंने भेजा था प्यारे साथी कि जाओ भारत में प्रवेश करो, यानी कि सिंध को जीत कर आओ। और प्यारे साथी मोहम्मद बिन कासिम ने फिर सिंध पर आक्रमण किया था, तो आज हम इसके बारे में ही पढ़ने वाले हैं। प्यारे दोस्त, अगर मैं बात करूं तो जब मोहम्मद बिन कासिम सिंध पर आक्रमण करता है तो सिंध के राजा दाहिर होते हैं प्यारे साथी। अगर हम बात करें प्यारे दोस्त इसके बारे में, तो मोहम्मद बिन कासिम जो है जब सिंध पर आक्रमण करता है प्यारे साथी, तो एक बात आप नोट कर लीजिएगा कि उस समय सिंध की राजधानी क्या रहती है प्यारे साथी। तो प्यारे साथी, सिंध की राजधानी का नाम आपसे परीक्षा में पूछा भी जा सकता है। तो उस समय सिंध की राजधानी का नाम था ब्राह्मणावाद। क्या था प्यारे साथी? ब्राह्मणावाद राजधानी का नाम था। मैं लिखे दे रहा हूं, ब्राह्मणावाद प्यारे साथी, क्योंकि ये जो राजा दाहिर थे ये ब्राह्मण वंश के थे, क्योंकि जो इस वंश का संस्थापक था चच, वो ब्राह्मण था प्यारे साथी, और ये ब्राह्मण वंश से ही संबंध रखते थे। अगर हम बात करें प्यारे साथी, तो जब मोहम्मद बिन कासिम यहाँ पर आक्रमण करता है, तो अगर हम बात करें कि मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण का सबसे प्रमुख उद्देश्य क्या था प्यारे साथी, क्या वो भारत में शासन करने आया था? बिल्कुल भी नहीं, वो भारत में शासन नहीं करने आया था। वो एक तरह से भारत को लूटने आया था प्यारे साथी। मैंने पिछली वीडियो में इसके बारे में ज़्यादा बातें मैंने बता दी हैं, लेकिन मैं अगर बात करूं, आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाता है, तो मोहम्मद बिन कासिम भारत को लूटने आया था प्यारे साथी, भारत को लूटने आया था प्यारे साथी। और इसके साथ साथ आया था, और इसके साथ साथ प्यारे साथी क्या करने आया था? इसके साथ साथ वह इस्लाम धर्म का भारत में प्रचार करने भी आया था। इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करने आया था, प्रचार प्रसार करने आया था प्यारे दोस्त। तो ये तो हो गई प्यारे साथी कुछ प्रमुख बातें मोहम्मद बिन कासिम के बारे में, कि उसके आक्रमण के प्रमुख उद्देश्य क्या थे। लेकिन अब हम बात करेंगे कि उसने जब सिंध पर आक्रमण किया तो वो कितने चरणों में था उसके बारे में। तो आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम बात करते हैं उसके सिंध के आक्रमण के बारे में एकदम बेहतरीन तरीके से। चलिए मैं इसे रेश करता हूं, और फिर हम बात करते हैं कि उसने सिंध पर आक्रमण किया कितने, मतलब कितने तरीके से, या कह सकते हैं कितने चरण में प्यारे साथी। तो आप लिख सकते हैं सिंध आक्रमण का चरण, मोहम्मद बिन कासिम के सिंध आक्रमण का चरण। मोहम्मद बिन कासिम के, या कासिम का सिंध आक्रमण, आप डायरेक्ट यही लिख लीजिए, मोहम्मद बिन कासिम का सिंध आक्रमण प्यारे दोस्त। तो अगर हम सिंध आक्रमण की बात करें प्यारे दोस्त, तो आप जानते हैं कि यहाँ के राजा कौन थे?
राजा दाहिर थे, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो अगर हम बात करें तो पहला आक्रमण वो करता है प्यारे साथी देवल पर। आप कह सकते हैं सिंध का एक राज्य रहता है, जैसे भारत के कई राज्य हैं ऐसे सिंध में भी कई राज्य थे। अगर सिंध की बात करें तो गुजरात और राजस्थान के बगल का जो एरिया है जो अब पाकिस्तान में आता है वही सिंध प्रांत है, और वहीं के राजा दाहिर थे प्यारे दोस्त। और अगर हम बात करें कि मोहम्मद बिन कासिम जो पहला आक्रमण करता है वो करता है देवल आक्रमण, और प्यारे साथी इसे देवल अभियान के नाम से भी जानते हैं। आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम का सिंध अभियान, आक्रमण ना करके अभियान भी आप लिख सकते हैं। तो अगर हम बात करें प्यारे साथी पहला चरण जो वो करता है, पहला वो आक्रमण करता है देवल पर, और इसे हम देवल अभियान के नाम से भी जानते हैं, या आप लिख सकते हैं देवल आक्रमण भी, कोई भी कुछ भी लिख सकता है, चाहे अभियान लिखिए चाहे आक्रमण। तो देवल अभियान की बात करें प्यारे साथी तो वो 712 में। आपसे ये भी पूछा जाता है कि मोहम्मद बिन कासिम भारत पर कब आक्रमण करता है, तो 712 ईस्वी में, या आप कह सकते हैं सिंध पर। तो सिंध पर आक्रमण 712 ईस्वी में करता है। अब क्योंकि अब तो भारत पाकिस्तान अलग है, पहले भारत पाकिस्तान एक में ही था, तो हम उसे भारत की ही उससे लेते हैं पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो भारत में आक्रमण कब करता है, 712 ईस्वी में करता है प्यारे साथी। तो पहला आक्रमण उसका देवल पर होता है, देवल पर आक्रमण करता है। और कब करता है प्यारे साथी, तो 712 ईस्वी में ये आक्रमण करता है देवल पर प्यारे साथी, और इसे जीत लेता है। यानी कि ये जो युद्ध होता है इसमें इस एरिया को वो पूरी तरह से जीत लेता है। अगर हम दूसरे चरण की बात करें प्यारे साथी तो दूसरा चरण होता है वो रावर अभियान होता है प्यारे साथी, या आप कह सकते हैं रावर पर आक्रमण, रावर पर आक्रमण प्यारे साथी। ये भी एक क्षेत्र होता है सिंध का ही, या राज्य टाइप का होता है, और प्यारे साथी रावर पर आक्रमण करता है, रावर अभियान करता है। और प्यारे साथी यहाँ पर क्या होता है कि रावर आक्रमण पर मोहम्मद बिन कासिम का सामना राजा दाहिर से होता है प्यारे साथी। तो रावर पर जब वो आक्रमण करता है प्यारे साथी, रावर अभियान करता है, तो इसमें क्या होता है, बहुत भयंकर युद्ध होता है। इस युद्ध में क्या होता है प्यारे साथी, मोहम्मद बिन कासिम एक तरफ और दूसरी तरफ आपके होते हैं प्यारे साथी राजा दाहिर, राजा दाहिर, इन दोनों के मध्य घमासान युद्ध होता है प्यारे साथी। और इसी युद्ध को हम रावर का युद्ध भी कहते हैं, या रावर युद्ध के नाम से भी जानते हैं। रावर का युद्ध से ही कहते हैं क्योंकि रावर में हुआ था, और एक फेमस युद्ध है तो रावर का युद्ध भी इसे कहते हैं। तो मोहम्मद बिन कासिम और राजा दाहिर के मध्य घमासान युद्ध होता है। अब क्योंकि प्यारे साथी क्या था कि जब पहले दो आक्रमण असफल रहे अरबियों के, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि उबैदुल्ला और बुदेल द्वारा जो आक्रमण किए गए थे वो असफल थे। अब क्या हुआ कि राजा दाहिर तो वैसे बहुत ही स्ट्रांग थे, इनकी सेना भी काफ़ी मजबूत थी, लेकिन जो लगातार आक्रमण होने लगते हैं तो जीते चाहे जो भी, लेकिन दोनों क्षेत्र के कह सकते हैं, या दोनों तरफ के, चाहे वो राजा दाहिर हो या मोहम्मद कासिम हो, दोनों तरफ के सेनाओं को क्षति पहुंचती है। अब क्या हुआ प्यारे साथी कि अरबी सेनाओं ने लगातार हमले किए। 711 में 2 हमले होते हैं, फिर एक साल के अंदर ही 712 में मोहम्मद बिन कासिम का जब हमला होता है, तो इस समय मोहम्मद बिन कासिम बहुत ज़्यादा सेना लेकर आता है। अब क्योंकि राजा दाहिर पड़ जाते हैं अकेले, और भारत में कोई ऐसा राजा नहीं था जो इनकी मदद कर सके, क्योंकि राजा क्या थे कि आपस में ही लड़ा करते थे। अगर राजा एकजुट रहते तो कोई भी बाहरी शक्ति भारत में प्रवेश ना कर सकती। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया था कि राजाओं का क्षेत्र भी छोटा हो चुका था, और राजा आपस में ही लड़ा करते थे। यानी कि कोई बाहर से आ रहा है, किसी को, देसी राजा को परेशान भी कर रहा है, तो कोई भी कुछ नहीं बोलता था, कोई मदद नहीं करता था। तो जब ये अकेले पड़ जाते हैं और इसकी सेना बहुत खतरनाक होती है, तो ये युद्ध तो होता है, ये बड़ी ही मेहनत मतलब हिम्मत से सामना करते हैं। लेकिन क्या होता है कि इस युद्ध में राजा दाहिर पराजित हो जाते हैं प्यारे साथी। तो आप लिखेंगे कि राजा दाहिर की पराजय होती है इस युद्ध में, राजा दाहिर पराजित हो जाते हैं, दाहिर पराजित हो जाते हैं प्यारे साथी इस युद्ध में। अब वो पराजित हो जाते हैं, और साथ ही साथ राजा दाहिर की मृत्यु भी हो जाती है इस युद्ध में। तो आप लिख लीजिएगा कि राजा दाहिर की मृत्यु भी हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, या वो वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं इस युद्ध में प्यारे साथी, मृत्यु भी हो जाती है। तो इस युद्ध के बाद क्या होता है कि मोहम्मद बिन कासिम का
अधिकार रावर पर भी हो जाता है। अब इसके बाद हम बात करेंगे तीसरे अभियान की, इसे नोट कर लीजिए। फिर हम बात करते हैं तीसरे अभियान की प्यारे साथी, जो कि हमारा है ब्राह्मणवाद अभियान। तो अगर हम बात करें प्यारे दोस्त तीसरे अभियान की, जो है आपका ब्राह्मणवाद अभियान। अब जैसा कि आप सभी को पता भी है कि जो सिंध की राजधानी थी वो क्या थी, ब्राह्मणवाद ही थी। अब राजधानी में कौन इनसे टक्कर लेगा, अब हम बात करने वाले हैं उसके बारे में। तो चलिए अब हम बात करते हैं तीसरे चरण की। कई चरणों में उसने सिंध पर आक्रमण किया, रुक रुक कर ये आक्रमण करते थे, एक साथ नहीं करते थे। पहले एक क्षेत्र, छोटे से क्षेत्र पर हमला करते थे, उसे कर लेते थे, फिर और सेना मंगाते थे, और फिर जब प्रिपेयर हो जाते थे फिर दूसरे क्षेत्र पर। ऐसे धीरे धीरे कर कर वो जीतते हुए भारत में प्रवेश करते हैं प्यारे दोस्त। अगर हम बात करें तीसरे चरण की, तो तीसरा चरण आपका होता है ब्राह्मणवाद अभियान प्यारे साथी। अब सिंध की राजधानी ब्राह्मणवाद जो मेन होता है प्यारे साथी, किसी भी देश के लिए उसकी राजधानी सबसे प्रमुख होती है, तो सिंध के लिए उसकी ब्राह्मणवाद राजधानी प्रमुख थी, और इस पर आक्रमण करता है मोहम्मद बिन कासिम। अगर हम बात करें कि यहाँ पर कौन इनसे लड़ता है, मोहम्मद बिन कासिम का सामना कौन करता है, तो प्यारे साथी यहाँ पर दाहिर का ही पुत्र था जय सिंह। प्यारे साथी जय सिंह का सामना होता है किससे, तो जय सिंह वर्सेस दाहिर, यानी जय सिंह वर्सेस मोहम्मद बिन कासिम प्यारे साथी, यानी कि मोहम्मद बिन कासिम, यानी कि सिंध के राजा दाहिर का ही पुत्र है जय सिंह। आप लिख सकते हैं इसे प्यारे साथी। जय सिंह कौन है, तो आप लिख लीजिएगा दाहिर का पुत्र। दाहिर का पुत्र होता है प्यारे साथी जय सिंह, और इसका सामना होता है मोहम्मद बिन कासिम से। ये भी हिम्मत से सामना करता है इसका, लेकिन क्या होता है कि इसमें भी मोहम्मद बिन कासिम विजयी हो जाता है प्यारे साथी। उसकी सेना बहुत ही शक्तिशाली थी, तो आप लिखेंगे कि मोहम्मद बिन कासिम की जीत होती है। इस युद्ध में भी मोहम्मद बिन कासिम की जीत होती है प्यारे साथी। मैं बुलेट पॉइंट्स की तरह लिखता हुआ जा रहा हूं, आप शब्दों में अपने अनुसार लिख लीजिएगा, ओके, क्योंकि बहुत ज़्यादा लिखूंगा तो टाइम भी बहुत ज़्यादा लगेगा ना। तो मैं ऐसे लिख दिया हूं कि मोहम्मद बिन कासिम की जीत होती है। तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि ब्राह्मणवाद अभियान में जब जय सिंह और मोहम्मद बिन कासिम आपस में लड़ते हैं, तो इस युद्ध में मोहम्मद बिन कासिम जीतता है, और प्यारे साथी जीतता है। और इसके साथ साथ जय सिंह को बहुत ही लज्जा का भी सामना करना पड़ता है, इसकी पराजय हो जाती है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें प्यारे साथी, तो दाहिर की पत्नी होती हैं, अगर हम बात करें राजा दाहिर जो आपके हैं, इनकी पत्नी का नाम था, दाहिर की पत्नी का नाम था क्या, लाडो देवी। दाहिर की पत्नी का नाम लाडो देवी था प्यारे साथी, और इन्हीं की दो पुत्री थीं, दाहिर की दो पुत्रियां भी थीं प्यारे साथी। अगर हम बात करें तो आप लिख लीजिएगा दाहिर की पुत्री, या आप कह सकते हैं दाहिर की दो पुत्रियां थी प्यारे साथी। उन पुत्रियों का क्या नाम था, पहली पुत्री आपकी थी सूर्य देवी, पहली पुत्री आपकी थी सूर्य देवी, और दूसरी पुत्री आपकी क्या थी प्यारे साथी, परमाल देवी, परमाल देवी। राजा दाहिर की पत्नी लाडो देवी और सूर्य देवी जो पुत्रियां हैं, सूर्य देवी और परमाल देवी, जब वो ब्राह्मणवाद अभियान में आक्रमण करता है, यानी ब्राह्मणवाद पर आक्रमण करता है, और यहाँ पर जब मोहम्मद बिन कासिम की विजय हो जाती है, तो वो राजा दाहिर जो सिंध के राजा थे, जो रावर युद्ध में मर चुके थे, उनकी पत्नी लाडो देवी और दो पुत्रियां सूर्य देवी और परमाल देवी को कैद कर लेता है प्यारे साथी। अब हम बात करें इसके आगे, तो इसके बाद इसने चौथा चरण भी किया प्यारे साथी। चौथा चरण सबसे प्रमुख माना जाता है, यानी कि इस समय तक तो सिंध पर पूरा उसका कब्जा हो चुका था, लेकिन इसके बाद वो पहुंचा प्यारे साथी। अगर हम बात करें, आप नोट कर लीजिएगा वीडियो रोककर, इसके बाद वो पहुंचता है प्यारे साथी मुल्तान पर। सिंध का एक राज्य होता है, उसका क्या नाम है प्यारे साथी। अगर हम चौथे चरण की बात करें, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि आपसे पूछा जाता है कि मोहम्मद बिन कासिम मुल्तान पर कब हमला करता है, तो 713 ईस्वी में प्यारे साथी। तो ये नहीं जिक्र है कि किसके साथ उसका सामना हुआ था, ये सब चीज़ें नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें प्यारे साथी मुल्तान के बारे में, तो सिंध का ही एक राज्य था जिसका नाम था मुल्तान,
और अगर हम बात करें प्यारे साथी मुल्तान की, अब वर्तमान में ये पाकिस्तान में पड़ता है मुल्तान। तो प्यारे साथी जब मोहम्मद बिन कासिम यहाँ पहुँचता है तो ये 713 ईस्वी में 713 ईस्वी में मुल्तान पर आक्रमण करता है। और जब वो मुल्तान पर आक्रमण करता है प्यारे साथी तो बहुत ज़्यादा धन की प्राप्ति उससे होती है, यानी कि सबसे ज़्यादा धन ऐसा माना जाता है कि सबसे ज़्यादा सोना जो होता है, सबसे ज़्यादा हीरे जवाहरात जो होते हैं वो मुल्तान से ही लूटता है प्यारे साथी। और जब वो सबसे ज़्यादा स्वर्ण यहाँ से लूटता है प्यारे साथी, आप लिखेंगे सबसे ज़्यादा स्वर्ण या जिसे हम सोना भी कहते हैं, सोना उसे मुल्तान से प्राप्त होता है। मुल्तान से आप लिख सकते हैं सोना मुल्तान से प्राप्त होता है, मुल्तान से प्राप्त होता है, प्राप्त होता है प्यारे साथी। जब वो मुल्तान को लूटता है तो सबसे ज़्यादा सोना उसे यहाँ से प्राप्त होता है। और इसी को लूटने के बाद भारतीय इतिहास में प्यारे साथी, हम कह सकते हैं इतिहास में, मुल्तान का नाम स्वर्ण नगरी भी हो जाता है। कहा जाता है इतना ज़्यादा सोना प्राप्त हुआ था कि मुल्तान का नाम स्वर्ण नगरी भी रख दिया गया था उसके द्वारा, कि मुल्तान क्या है, स्वर्ण नगरी है, उससे बहुत ज़्यादा फायदा हुआ था मुल्तान आक्रमण से प्यारे साथी। तो ये प्रमुख आक्रमण थे जो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा भारत में किए गए थे। और उसने सिंध पर पूरा लूटपाट मचाई थी, एकदम सिंध को तबाह कर दिया था। और जो वहाँ का वंश था, चच वंश जो है, जो चच के वंशज थे दाहिर, उनका भी पूरा मतलब क्या किया था, एकदम तबाही मचा दिया था प्यारे साथी मोहम्मद बिन कासिम ने। तो प्यारे दोस्त ये तो कुछ हो गए उनके अभियान, जिस तरह उसने सिंध पर आक्रमण किया। अब हम बात करने वाले हैं प्यारे दोस्त जजिया कर के बारे में और भी कुछ चीज़ों के बारे में जो मोहम्मद बिन कासिम के देन है और परीक्षाओं में पूछी भी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, आपको एक एक कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करा दूंगा मोहम्मद बिन कासिम के बारे में, और फिर आपको और कहीं इस वीडियो को या इस टॉपिक को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और साथ में आप ये क्या कीजिए कि साथ में नोट्स बनाया कीजिए। प्यारे दोस्त अगर हम बात करें मोहम्मद बिन कासिम की, तो जब भारत में मुस्लिम आक्रमण होता है यानी कि अरब आक्रमण होता है, तो क्या होता है प्यारे साथी, इससे कुछ प्रभाव भी देखने को मिलते हैं। जैसे कि भारत में पर्दा प्रथा का प्रचलन अधिक हो जाता है। तो परीक्षा में पूछा जाता है कि भारत में पर्दा प्रथा का प्रचलन कब होता है, ये भी पूछ सकता है। तो वो अरब आक्रमण में होता है। जब भारत में अरबियों का आक्रमण होता है तो पर्दा प्रथा का प्रचलन अधिक हो जाता है, क्योंकि ये क्या करते थे कि जो भी स्त्रियां होती थी उन्हें क्या कर लेते थे, अपहरण कर लेते थे या कैद कर लेते थे। तो इससे क्या होता था कि यहाँ पर क्या हुआ कि पर्दा प्रथा का प्रचलन तेजी से बढ़ने लगा, यानी कि जो औरतें थीं वो पर्दा करने लगी, जिससे वो बच सकें प्यारे साथी अपनी सुरक्षा के लिए। तो अगर हम बात करें प्यारे साथी, तो अरब आक्रमण से एक प्रभाव ये भी पड़ा, अरब आक्रमण से प्यारे साथी भारत में पर्दा प्रथा का प्रचलन तेजी से बढ़ा। तो प्यारे साथी भारत में अरब आक्रमण के कारण पर्दा प्रथा का प्रचलन बहुत तेजी तरीके से बढ़ा था। अगर हम बात करें प्यारे दोस्त कि कैसे हमें पता चलता है कि मोहम्मद बिन कासिम भारत को लूटने आया था और साथ ही साथ इस्लाम धर्म का प्रचार भी करने आया था, तो इसके बारे में मैं बताना चाहूँ तो जैसे कि वो राज्यों को लूट रहा था और यहाँ से सोने लेकर जब वो गया तो ऐसा माना गया कि वो लूटने के लिए ही आया था, क्योंकि जो राज्य करने आता है वो यहाँ पर राज्य स्थापित करता है। और साथ ही साथ प्यारे साथी अगर हम बात करें इस्लाम धर्म का प्रचार करने का कारण, अगर ये बात करें कि ये तथ्य हमें कैसे पता चलता है, तो ये तथ्य हमें तब पता चलता है जब मोहम्मद बिन कासिम द्वारा भारत में जजिया कर लगाया जाता है। प्यारे दोस्त मोहम्मद बिन कासिम पहला ऐसा अरबी शासक था, कह सकते हैं, या मुस्लिम शासक था जिसने भारत में जजिया कर लगाया था प्यारे दोस्त। और जजिया कर क्या होता है कि ये गैर मुसलमानों पर लगाया जाता है, यानी कि गैर मुस्लिम जो होते हैं उन पर ये कर लगाया जाता है। जैसे कि जो इस्लाम धर्म को नहीं मानते हैं उन पर ये कर लगाया जाता है प्यारे साथी। तो आप लिखेंगे कि भारत में पहली बार, भारत में आप क्या लिखेंगे प्यारे दोस्त, भारत में
पहली बार जजिया कर लगाने वाला शासक, लगाने वाला, पहले सारे शासक कर दीजिए या कह दीजिए अरबी आक्रांता, अरबी आक्रांता भी कह सकते हैं या डायरेक्ट वो शासक भी पूछ सकता है, शासक कौन था प्यारे साथी? तो वो था आपका मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम। अगर हम बात करें प्यारे साथी कि ये जजिया कर क्या था प्यारे साथी, किस पर लगाया जाता था, तो प्यारे साथी जो आपका ये जजिया कर था ये गैर मुस्लिमों पर लगाया जाता था, गैर मुस्लिम या मुस्लिमों पर लगाया जाता था, लगाया जाता था। यानी हम कह सकते हैं प्यारे साथी एक तरीके से कि जो इस्लाम धर्म को नहीं मानता, या कह सकते हैं कि जो इस्लाम धर्म के अलावा, इस्लाम धर्म को छोड़कर और कोई भी किसी भी धर्म का है, उस पर क्या लगता था प्यारे साथी? जजिया कर लगता था। तो प्यारे साथी इस्लाम धर्म को छोड़कर ये सारे धर्मों पर लगता था। आप लिख सकते हैं कि इस्लाम धर्म को, एक तरीके से आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि इस्लाम धर्म को छोड़कर सभी धर्मों पर जजिया लगता था। तो प्यारे साथी अगर आप जजिया कर को अच्छे से समझना चाहें तो आप इस तरह समझ सकते हैं कि कैसे हमें पता चला कि इस्लाम धर्म का प्रचार ही है, कि ये इस तरह था कि जजिया कर ज़्यादा तरीके से लगाया जाता था। गरीब वर्ग के लोग ये कर दे नहीं पाते थे, तो वो सोचते थे कि छोड़ो, अब जब ज़िंदगी ही नहीं बचेगी तो इससे अच्छा है धर्म ही परिवर्तित कर लेते हैं। तो इससे क्या होता था कि कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति है वो इस्लाम धर्म स्वीकार कर लेता था कि उसे जजिया कर ना देना पड़े। यही रीज़न था जिससे भारत में इस्लाम धर्म भी बढ़ता है, और यही रीज़न भी माना गया कि भारत में अरब आक्रमण जो मोहम्मद बिन कासिम आया था उसका एक उद्देश्य ये भी था कि वो भारत में क्या करता था? इस्लाम धर्म का प्रचार भी करना चाहता था। इतनी चीज़ें आप नोट करिए। फिर हम बात करेंगे कि जजिया कर किन 5 वर्गों पर नहीं लगता था प्यारे साथी, इन सब के बारे में बेहतरीन तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए अगर हम बात करते हैं प्यारे साथी, तो अब चलिए हम बात करते हैं कि जजिया कर इसने लगाया तो, लेकिन क्या था कि इसने 5 वर्ग को छोड़ दिया था, यानी कि 5 वर्ग को छोड़कर और सभी वर्गों पर इसने जजिया कर लगाया था प्यारे साथी। अगर हम बात करें उन वर्गों की, तो आप लिखेंगे कि मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर 5 वर्गों पर नहीं लगाया था, यानी कि 5 ऐसे वर्ग बनाए थे जिस पर इसने जजिया कर नहीं लगाया था प्यारे साथी। आप लिखेंगे मोहम्मद बिन कासिम ने मोहम्मद बिन कासिम ने 5 वर्गों पर जजिया कर नहीं लगाया था, नहीं लगाया था। अगर हम बात करें वो कौन कौन से वर्ग थे प्यारे साथी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपकी परीक्षा में 4 ऑप्शन दे देगा और पूछेगा इनमें से कौन से वर्ग पर जजिया कर नहीं लगा था। फिर अगर आप ये पढ़े रहेंगे तभी आप इसका आंसर दे पाएंगे। तो अगर हम बात करें प्यारे साथी, तो पहला था आपका बच्चा, यानी कि जजिया कर बच्चों पर नहीं लगता था इसके शासनकाल में प्यारे साथी। अगर हम बात करें बच्चों पर नहीं लगता था, और अगर हम बात करें प्यारे साथी तो वृद्ध जो थे या बूढ़े व्यक्ति जो थे प्यारे साथी उन पर ये कर नहीं लगता था। तीसरा प्यारे साथी बात करें तो तीसरा आपका था प्यारे साथी ब्राह्मण, ब्राह्मणों पर उसने जजिया कर नहीं लगाया था प्यारे साथी। उन्होंने ब्राह्मणों पर, जो पंडित होते थे उन पर जजिया कर, या पुरोहित जो होते थे उन पर जजिया कर नहीं लगाया था। अगर हम बात करें प्यारे साथी चौथा, तो चौथा आपका था प्यारे साथी विकलांग, विकलांग व्यक्तियों पर भी उसने जजिया कर नहीं लगाया था प्यारे साथी। और अगर हम बात करें प्यारे साथी पांचवा, तो पांचवा आपका है प्यारे साथी औरतों, यानी कि स्त्रियों पर भी उसने जजिया कर नहीं लगाया था।
शेष सभी चीज़ों पर उसने जजिया कर लगाया था, लेकिन इन 5 वर्गों को छोड़ दिया था। पहला वर्ग है आपका बच्चा, वृद्ध, ब्राह्मण, विकलांग, औरत। इसे आपको याद कर लेना है, 2-3 बार पढ़ेंगे तो याद कर लेना है क्योंकि इंपॉर्टेंट है प्यारे साथी। तो इन वर्गों से जजिया कर नहीं लिया जाता था और सभी से लिया जाता था इस्लाम धर्म को छोड़कर प्यारे साथी। अगर हम बात करें प्यारे साथी तो यही मतलब ये आपसे पूछा भी जाता है एग्जाम में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इसे नोट करिए फटाक से। हम पानी पी लेते हैं, फिर बात करते हैं आगे क्या क्या हमें पढ़ना है। तो चलिए अब हम बात करते हैं प्यारे साथी कि कुछ और इम्पॉर्टेंट बातें हैं उनके बारे में। प्यारे दोस्त, आप देखेंगे कि मोहम्मद बिन कासिम ने 5 वर्गों पर जजिया कर नहीं लगाया था, लेकिन आप आगे जब पढ़ेंगे, जब मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा तुगलक वंश, तो उसमें मैं अच्छे से बात करूंगा। लेकिन एक नोट पॉइंट करके मैं बता देता हूं कि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा कि फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया था। तो आप लिख लीजिएगा, आगे चलकर क्या होगा कि जब आप तुगलक वंश पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि एक शासक आएगा जिसका नाम रहेगा फिरोज शाह तुगलक, और ये क्या करेगा प्यारे दोस्त, फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा देगा, जजिया कर लगा देगा, जजिया कर लगा देगा प्यारे साथी। तो ये क्या करेगा कि ये ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा देगा। अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट बातों के बारे में जान लें कि भारत पर अरब आक्रमण के प्रमुख प्रभाव क्या थे, क्या क्या चीज़ें हमने सीखी प्यारे दोस्त, और फिर हम बात करते हैं, क्योंकि बस ये टॉपिक ख़त्म ही होने वाला है तो थोड़ा और बचा है। पूरी वीडियो देख लीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत सारी मेहनत लगती है और मैं बहुत ही अच्छे तरीके से आपको हर चीज़ समझाने की कोशिश करता हूं। आप अगर इसके नोट्स चाहें तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विथ मिलिंद को सब्सक्राइब या फॉलो कर सकते हैं, और वहाँ पर आपको हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे प्यारे दोस्त। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, उसे आप देख लीजिएगा। अगर हम बात करें प्यारे साथी तो आप लिखिएगा, एक हेडिंग डालिएगा कि भारत पर अरब आक्रमण के प्रभाव, भारत पर, या आप कह सकते हैं भारत पर, या आप कह सकते हैं कि भारत पर अरबियों की देन प्यारे साथी, भारत में अरबियों की देन हम कह सकते हैं, प्रभाव भी कह सकते हैं प्यारे दोस्त, और आप ये कि भी कह सकते हैं कि भारत में अरबियों की देन, यानी कि भारत में क्या क्या चीजें हैं जो अरबियों की देन हैं, आप आज भी देखते होंगे प्यारे दोस्त। तो अरबियों की अरब आक्रमण के जो प्रभाव हैं, आप अरब आक्रमण का प्रभाव भी यहाँ पर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अरब आक्रमण का प्रभाव, प्यारे दोस्त मैं बात करूं तो जब भी कोई कहीं पर आक्रमण करता है तो आता है, बसता है किसी भी देश में, तो वहां पर क्या होता है कि कुछ संस्कृति हम उनकी सीखते हैं और कुछ वो हमारी सीखते हैं। ठीक उसी तरीके से कुछ चीज़ें हम उन्हें बताएंगे और कुछ चीज़ें हम उनसे सीखेंगे। ऐसे ही प्यारे दोस्त जब भारत में अरब आक्रमण हुआ, अरबी यहाँ पर आए, तो हमने कई चीज़ें उनसे सीखी, जैसे कि ऊँट का पालन हमने उन्हीं से सीखा है प्यारे साथी। तो जब भारत में अरबियों का आक्रमण हुआ तो भारत में क्या हुआ कि ऊँट पालना शुरू हो गया, ऊँट पालन शुरू हुआ प्यारे साथी। किसके कारण? अरबियों के कारण, क्योंकि अरबवासी ही ऊँट लेकर आए थे प्यारे साथी, तो ऊँट पालन शुरू हुआ अरबियों के आक्रमण से ही प्यारे साथी। आप देखेंगे एक चीज़ आप देखते होंगे, डेट्स जो होती हैं, खजूर, तो प्यारे साथी खजूर का उत्पादन या खजूर की खेती कह सकते हैं, हमने अरबियों से ही सीखी थी प्यारे दोस्त। तो खजूर की खेती या कह सकते हैं उत्पादन जो है प्यारे साथी, वो हमने अरबियों से ही सीखा था, क्योंकि प्यारे दोस्त यही अपने साथ खजूर लेकर आए थे और फिर यहाँ पर भी उत्पादन किया और हम सब ने भी सीख लिया। अगर हम बात करें प्यारे साथी तो मानचित्र बनाना भी हमने इन्हीं से सीखा था। जो आप मानचित्र देखते हैं प्यारे साथी, तो मानचित्र बनाना हमने इन्हीं से सीखा था प्यारे साथी। और यही कुछ प्रमुख चीज़ें थी जो हमने अरब से सीखी थी प्यारे दोस्त। जब अरब आक्रमण हुए तो इससे कुछ प्रभाव हुए कि हमने ये सारी चीज़ें सीखी प्यारे दोस्त। तो मानचित्र बनाना, खजूर की खेती, ऊँट का पालन, इसी से शुरू हुआ प्यारे दोस्त। एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि मोहम्मद बिन कासिम
पहला ऐसा मुस्लिम शासक कह सकते हैं था जिसने भारत में स्वर्ण के सिक्के चलाए थे और जिसका नाम था दिरहम मुद्रा। तो प्यारे दोस्त, स्वर्ण के सिक्के चलाने वाला भारत का पहला मुस्लिम शासक आप कह सकते हैं, स्वर्ण सिक्के, जिसका नाम है प्यारे साथी दिरहम मुद्रा। दिरहम मुद्रा भी जिसे कहते हैं। तो स्वर्ण सिक्के यानी कि दिरहम मुद्रा चलाने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था प्यारे दोस्त? तो वो था प्यारे दोस्त मोहम्मद बिन कासिम, या आप ये भी कह सकते हैं चलाने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रांता प्यारे दोस्त। तो ये क्या है? ये स्वर्ण के सिक्के इसने भारत में यानी कि सिंध में जब उसने आक्रमण किया था भारत में, तो इसने सोने के सिक्के चलाए थे प्यारे दोस्त। अगर हम बात करें तो क्योंकि ये क्या था, भारत को लूटने आया था, तो क्या हुआ प्यारे दोस्त कि इसने अपने जीते हुए क्षेत्र की राजधानी, जीते हुए क्षेत्र की राजधानी किसको बनाई थी प्यारे दोस्त? तो जीते हुए क्षेत्र की राजधानी अल मंसूरा को बनाई थी। जब ये जाने लगा प्यारे दोस्त यहाँ से, तो उसने जीते हुए क्षेत्र की राजधानी अल मंसूरा को बनाई थी प्यारे दोस्त, अल मंसूरा को बनाई थी। तो ये कुछ चीज़ें थी, महत्वपूर्ण चीज़ें प्यारे दोस्त, जो हमने मोहम्मद बिन कासिम के बारे में पढ़ ली है। जो इंपॉर्टेंट था वही मैंने आपको बताया है। ये आपके सारे एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।